वेलकम स्टूडेंट्स। जूम इंस्टीट्यूट द्वारा चलाए जा रहे इन वीडियो क्लासेस में आज ये 11th का हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जैसा आप इधर बोर्ड पर बैक साइड में देख पा रहे होंगे, शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक्चुअली, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल वाला जो चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल, ये सब मिलकर हम लोग एक तरीके से साइटोलॉजी यूनिट में लेते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है कॉम्पिटिटिव के हिसाब से भी। कॉम्पिटिटिव में भी कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन हम साइटोलॉजी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि संभवतः इतने क्वेश्चन मिलते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर चेंजेस होते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि 7 से 8 क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहे आपके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में भी। और जहाँ तक एकेडमिक की बात भी है, तो आपके जो यूनिट एग्ज़ाम होते हैं, आपके जो फॉर्मेटिव्स होते हैं या असेसमेंट एग्जामिनेशन होते हैं, उनमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेक्शन रहता है सेल स्ट्रक्चर या सेल यूनिट ऑफ लाइफ का। स्पेशली वो सारे स्टूडेंट जो पुराने समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं इन वीडियो क्लासेस में। तो मैं ये कहूँगा 11th स्टूडेंट आप सभी लोग आज इस सेल से शुरुआत करें। पिछले कुछ वीडियोस जो हमारे अपलोडेड हैं ऑलरेडी, उनमें कुछ रेस्पिरेशन या प्लांट फिजियोलॉजी के वीडियोस भी हैं। तो क्योंकि 10th के बाद जब स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं 11th में, तो उन सभी को थोड़ा सा एक प्रॉपर वे में चलना चाहिए, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना चाहिए। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ में कई बार हम लोग उलझ सकते हैं। तो इसलिए हम शुरुआत अगर करें यहाँ से सेल से, हालांकि फर्स्ट यूनिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी लिविंग के फीचर्स है, वो भी एक स्टार्ट करने का तरीका रहता है, लेकिन उसके चैप्टर नंबर 3 और 4 वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, क्योंकि वैरायटी ऑफ प्लांट्स और वैरायटी ऑफ एनिमल्स के वहाँ पे इकट्ठे हमें जानकारी, इंफॉर्मेशन, लाइफ साइकिल वगैरह सब मिलते हैं। तो सेल जो कि एक ईजी वे पड़ता है हमें स्टार्ट करने की, जस्ट टू बिगिन विद। इसका ये मतलब नहीं है कि ये सब आपका ऑलरेडी पहले पढ़ाया चैप्टर है। इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें 10th लेवल तक एक्चुअली हम जस्ट बिगिन कर रहे होते हैं, और अब हम ले रहे होते हैं उसको एक्सप्लोर वे में, पूरा डिटेल एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, कुछ हद तक कॉम्पिटिटिव टच लेते हुए। तो हम सेल या साइटोलॉजी यूनिट शुरू करेंगे बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे हम लोग ऑलरेडी फेस टू फेस या फ्रंट जो ऑफलाइन क्लासेस हम लोगों के चलते हैं वहाँ जैसे शुरू करते हैं, उसी वे में मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे भी बताने जा रहा हूँ। तो हम 2 वर्ड ले रहे हैं शुरू में। एक वर्ड है साइटोलॉजी और दूसरा वर्ड है हमारे पास सेल बायोलॉजी। काफ़ी हद तक रिलेटेड लगते हैं, दोनों ही सेल से संबंधित हैं, लेकिन जो बात आती है साइटोलॉजी, साइटोलॉजी एक तरीके से सेल की माइक्रोस्कोपिक डिटेल स्टडी है। तो एक टर्म मैंने आप लोगों को बोला है साइटोलॉजी, जो एक तरीके से सेल की माइक्रोस्कोपिक डिटेल स्टडी है। सेल किस साइज का है, उसका शेप क्या है, उसका फॉर्म वगैरह, उसके कंटेंट क्या है, उनके क्या साइज शेप वगैरह है, दिस काइंड ऑफ स्टडी जो भी आप माइक्रोस्कोप से देखकर डिटेलिंग कर सकते हो। माइक्रोस्कोप जब मैं बोलता हूं तो वेदर इट इज सिंपल, डिसेक्टिंग, कंपाउंड, फेज कॉन्ट्रास्ट, इलेक्ट्रॉन, एनी माइक्रोस्कोप, किसी भी माइक्रोस्कोप से जो आप उसकी डिटेल फाइन स्टडी कर पाते हैं, वो सब आता है साइटोलॉजी में। बट इन साइटोलॉजी यू हैव नो आइडिया अबाउट व्हाट द सेल मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ, व्हाट दैट क्रोमेटिन कंटेन, द केमिकल विद इन, क्योंकि ये है सेल का बायोकेमिस्ट्री, उसका बायोकेमिस्ट्री एस्पेक्ट, उसके केमिकल्स का एनालिसिस। इसके अलावा सेल का जो फिजियोलॉजी, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स, ये क्या करते हैं, दिखे तो आपको, बट ये क्या करते हैं, इनके अंदर कौन से रिएक्शंस होते हैं। तो इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, नो डाउट आप उसे पावर हाउस नाम से जानते हो, लेकिन अंदर क्या हो रहा होता है, कौन से रिएक्शंस चल रहे होते हैं, तो दिस काइंड ऑफ। तो ये जो सारा सेल का फिजियोलॉजी है, ये अभी छुटा हुआ है, ये साइटोलॉजी में नहीं आता। तो इसी तरह से वो सेल आते कहाँ से हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वेयर डज फ्रॉम द सेल अराइज। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो हम सेल साइकिल या सेल रिप्रोडक्शन जिसे कह सकते हैं, सेल का फिजियोलॉजी जो कह सकते हैं हम, सेल का जो बायोकेमिस्ट्री कह सकते हैं, ये सब जब मैं साइटोलॉजी के साथ मिला देता हूं तो हमें एक रिच टर्म मिल जाता है जिसको बोलते हैं सेल बायोलॉजी। तो अब शायद प्रॉपर वे में मैं शुरुआत में थोड़ा सा स्टार्ट बनाया इसका। सेल बायोलॉजी क्या हुआ, ये एक तरीके से हुआ साइटोलॉजी प्लस, इसमें साइटोलॉजी के साथ बहुत सारी और चीज़ें आ गई। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें सेल का फिजियोलॉजी भी आ गया, इसमें सेल का बायोकेमिकल एस्पेक्ट वाला सेल का बायोकेमिस्ट्री भी इसमें आ गया, इसमें सेल साइकिल या सेल का रिप्रोडक्शन भी आ गया, एंड एवरीथिंग रिलेटेड विद सेल। इस तरह से सेल से संबंधित सब कुछ आ जाता है इस सेल बायोलॉजी में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो आपका पहला चैप्टर है 11th में, इस यूनिट का पहला जो चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, या जिसे सेल स्ट्रक्चर फंक्शन ऐसा भी कह सकते हैं। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ
शुरुआत करते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी बातों से शुरू करेंगे क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ अभी वो स्टूडेंट हमें ज़्यादा ज्वाइन करने वाले हैं जो जस्ट 10th से आए हैं, तो स्पेशली उनको विशेष तौर पे मैं कहूँगा कि अटेंशन यहाँ पे करना है। नो डाउट कॉम्पिटिटिव के लिए भी हम इसे रिच बनाएंगे, लेकिन स्टार्ट से लें बिल्कुल। तो कुछ फ्रीक्वेंटली जो टर्म्स आप सुनते हैं, कुछ वर्ड्स जो आप सुनते हैं साइंस में, मैंने अभी वर्ड बोला टर्म, अपने आप में ये फ्रीक्वेंट है यहाँ पे। द टर्म सेल वाज कॉइन्ड बाय, ऐसे क्वेश्चन। द टर्म न्यूक्लियस वाज कॉइन्ड बाय, तो टर्म आप समझते हैं, वर्ड एक शब्द, एक वैज्ञानिक शब्द जो किसी चीज के लिए दिया गया, उसे हम बोल रहे हैं टर्म किसने दिया, तो सेल टर्म किसने दिया। और एक हम काफी यहाँ साइंटिस्ट के नेम भी देखते हैं, तो ये हु गेव द टर्म सेल एंड हु डिस्कवर्ड द सेल, जस्ट बिगिनिंग है। इमीडिएटली जब मैं ये बातें करता हूं तो 10th के बियॉन्ड जो आगे स्टूडेंट आए हैं अभी, वो एकदम रिकॉल करने लगते हैं, हाँ रॉबर्ट हुक था, ये पढ़ा था, वो पढ़ा था। तो सेल जो है एक्चुअली अगर मैं आपसे कहूं कि सेल टर्म नहीं आया था, नो डाउट आंसर यही आता है, टर्म सेल वाज गिवन बाय रॉबर्ट हुक, लेकिन उन्होंने एक्चुअली में सेल नहीं कहा था। तो ये डिफरेंसेस आते हैं हम जब चीजों को डिटेल में समझना शुरू करते हैं। एक्चुअली सेल एक तरीके से उन्होंने कहा था, बट एग्जैक्टली सेल नहीं कहा था। उन्होंने टर्म कॉइन किया था सेलुला, उन्होंने सेलुलर टर्म कॉइन किया था, जो ग्रेजुअली सेल के फॉर्म में हो गया, थोड़ा कर्टेल हो गया, थोड़ा शॉर्ट हो गया। तो ये सब बातें हम शुरू करने जा रहे हैं सेल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। यूनिट ऑफ लाइफ अगर मैं क्वेश्चन रखता हूं व्हाट इज सेल, तो इमीडिएटली यहां तो चैप्टर का नाम है, लेकिन आप लोग भी शायद यही आंसर करें, इट इज द यूनिट ऑफ लाइफ। फिर मैं अगर स्टूडेंट्स में थोड़ा सा और क्वेरी करता हूं, आप बताएं या आप बताएं, तो फिर स्टूडेंट कुछ डिफरेंट वे में उसको रिच करते हैं। और ये रिच करना हम लोगों को यहाँ से सीखना है, चीज़ों को कैसे परफेक्टली सारे वर्ड्स रखते हुए उसके प्रॉपर डेफिनेशन, ताकि उसमें कोई एज मच एज पॉसिबल कमी ना रहे। तो कुछ लोग फिर बोलते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, क्लियर। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, What does it mean by structural and functional? इस स्ट्रक्चरल और फंक्शनल से क्या मतलब है? पहले मैं सिंपली यहाँ नोट कर रहा हूँ, ये सेल हम लोगों ने टाइटल दिया, सेलुलर वर्ड उसने दिया था, और यहाँ पे अब लिखा जा रहा है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसको मैं सेलुलर को यहाँ से इरेज कर रहा हूँ फिलहाल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये बोलते हैं हम डेफिनेशन, बिकॉज एक सेंटेंस आता है बहुत इंपॉर्टेंट, वजनदार सेंटेंस है। सेंटेंस है सेल, सेल की जब हम बात करते हैं तो सेंटेंस आता है लेस देन ए सेल नथिंग इज लिविंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, कॉम्पिटिटिव के हिसाब से भी मैं कहूंगा लेस देन ए सेल नथिंग इज लिविंग। एक सेल से कम कुछ भी लिविंग नहीं होता। मतलब अगर कोई भी लिविंग की हम बात करते हैं, एग्जैक्टली लिविंग की हम बात करते हैं, तो वो एटलीस्ट मेड अप ऑफ वन सेल और टू मैनी। द सेल नंबर कुड बी इन 100,000 मिलियन ट्रिलियंस। तो बहुत सारे सेल हो सकते हैं, बट नो वन इज मेड अप ऑफ लेस देन ए सेल। कोई ऐसा नहीं है जो लेस देन सेल हो। कई बार अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स, सभी के अपने अपने माइंड सेट, कुछ लोग एकदम अभी बात करेंगे जैसा हमारा प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, सर वायरस दे आर नॉट सेल। तो फिर बेटा वही बात आती है कि वायरस इज नॉट अ सेल और वायरस इज नॉट लिविंग। वायरस सेल नहीं है, वायरस लिविंग भी नहीं है। तो याद होगा ना आपको, क्यों बोलते हैं हम वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस को कनेक्टिंग लिंक क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जब किसी सेल में आ जाएंगे तो उस सेल की मेटाबॉलिक मशीनरी को इस्तेमाल करेंगे, तब वो कुछ आगे मल्टीप्लिकेशन, अपना कुछ पैथोजेनिसिटी दिखला पाएंगे। बाहर वो जस्ट इनर्ट हैं, वो बिल्कुल प्योर सेंस नॉन लिविंग है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा लेस देन ए सेल नथिंग इज लिविंग। सेल से कम, एक सेल से कम कुछ लिविंग नहीं होता। ये एक अलग बात हो सकती है कि सेल विदाउट न्यूक्लियस या प्रोकैरियोटिक नेचर वाले हैं या वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस के साथ यूकैरियोटिक वाले हैं, वो एक अलग इशू हो सकते हैं। सेल का नंबर जैसे मैंने कहा 1 और मैनी, ये अलग इशू हो सकते हैं। सेल विद वॉल विदाउट वॉल, ये अलग हो सकते हैं। बट लेस देन अ सेल नथिंग इज लिविंग। तो पहले हमने इस सेंटेंस को एक स्टैंड बनाया है, लेस देन ए सेल नथिंग इज लिविंग, सेल इज दस द यूनिट ऑफ लाइफ। अब कोई ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल के मेड अप ऑफ है, तो उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर, जो डिजाइनिंग आप देख रहे हो, वो सेल का है।
और उस सेल के अंदर उसके सारे मेटाबॉलिज्म, उसके एक्सक्रीटरी, उसके रिप्रोडक्टिव फंक्शन सब कुछ उसी सेल में चल रहे हैं। जैसी इसी तरह से अगर हम मल्टीसेलुलर की बात करते हैं, जस्ट लाइक वी ह्यूमन बीइंग, तो ट्रिलियंस ऑफ सेल, लिविंग सेल्स आर इन अवर बॉडी। वो जो सेल्स हमारे बॉडी में हैं, हर एक सेल लिविंग है और हर एक सेल अपने अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कर रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस उसमें चल रहे हैं। हर एक सेल के अंदर इसी तरह से कुछ ना कुछ वेस्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी बन रहे होते हैं। तो हर एक सेल के अंदर एक फंक्शनल एस्पेक्ट भी हम देख रहे हैं और वही मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन सेल सब मिलके बॉडी को कंस्ट्रक्ट या डिजाइनिंग में, शेप, फॉर्म बनाने में भी रोल प्ले कर रहे हैं। सो नॉट ओनली द फंक्शनल बट आल्सो दे आर द स्ट्रक्चरल यूनिट। अब हम लोग आते हैं डिस्कवरी के बारे में, सेल की एग्जैक्टली डिस्कवरी कहाँ से, उसके बारे में। तो सेल की डिस्कवरी के बारे में 10th से ही या उससे भी पहले से लगभग सभी स्टूडेंट्स आजकल जानते हैं कि सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने उसको डिस्कवर किया इन ईयर 1665 में। बट जो सेल उन्होंने डिस्कवर किया दैट वाज ए डेड सेल, वो एक डेड सेल था और दे वर जस्ट द सेल वॉल, द कैबिनेट्स। वहां पे जब उसने एक थिन स्लाइस, मैं बिगिनिंग से ले रहा हूं, रॉबर्ट हुक ने एक थिन स्लाइस निकाला। कहां से और किस चीज का थिन स्लाइस निकाला? पुराने जमाने में ग्लास बॉटल्स होते थे, प्लास्टिक नहीं था। उन बॉटल्स के ऊपर अक्सर हम एक वुडन स्टॉपर देखते थे, स्टॉपर कॉर्क जिसको बोलते थे। शायद आज भी कुछ इत्र के बोतल पे आप इस तरह के एक वुडन स्टॉपर देखते हो। बेसिकली ये कॉर्क होता है, प्लांट का कॉर्क मटेरियल है। तो वो जो स्टॉपर कॉर्क था उसका एक पतला स्लाइस उन्होंने निकाला। तो रॉबर्ट हुक ने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया, जो बॉटल कॉर्क मैंने आपको बताया उसका एक पतला स्लाइस लिया। और हम बात कर रहे हैं ईयर 1665 की। उस समय कोई माइक्रोस्कोप अवेलेबल मार्केट तौर पे नहीं थे कि सिंपली परचेज करने लगे, हम लोग स्टडी करने लगे। उनका अपना सेल्फ अरेंज्ड माइक्रोस्कोप था, बड़ा सिंप्लीफाइड सा माइक्रोस्कोप जो कि कुछ 1000 टाइम मल्टीप्लाई कर सकता, मतलब मैग्नीफाई कर सकता था, केवल जस्ट इतना। कोई हाई फाई माइक्रोस्कोप नहीं रखते थे। तो उनका जो सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप था उसके थ्रू उन्होंने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को स्टडी किया और उसमें उन्होंने जो ऑब्जर्व किया उन्हें दिखाई दिया एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जैसा कि मैक्सिमम सभी पहले से भी शायद जानते हैं। तो उन्हें एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कुछ यहाँ दिखाई पड़ा। इन एम्प्टी कैबिनेट्स या कंपार्टमेंट्स को ही उन्होंने सेलुला नाम दे दिया, जो कि बाद में सेल हो गया। तो टर्म सेलुला वाज गिवन बाय रॉबर्ट हुक एंड वी आल्सो से द टर्म सेल वाज गिवन बाय रॉबर्ट हुक एंड द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। तो पहली बात, वो डेड सेल था और वो डेड सेल प्लांट ओरिजिन का था। प्लांट के कॉर्क के एक पतले स्लाइस में उन्होंने वो देखा था। देयर वर जस्ट द सेल वॉल, वहां सेल वॉल थे। अगर अभी बिल्कुल फ्रेश बेस पे हम देखें कि ये सेल डेड था, डेड कैसे, मतलब, तो दरअसल क्या होता है, किसी भी सेल के अंदर जितना भी उसको सस्टेन करने के लिए, उसको लाइवली बनाए रखने के लिए जितने भी रिएक्शंस चलते हैं, तो अंदर एक फ्लूइड मटेरियल होता है, एक क्रिस्टल कॉलॉइडल फ्लूइड मटेरियल होता है, जिसको कि शायद आपने कहीं नाम पढ़ रखा है, प्रोटोप्लाज्म। और ये फिर एक लाइन आती है, प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जब तक प्रोटोप्लाज्म या जहां प्रोटोप्लाज्म है जिसमें, तो वो एक बेस है लिविंग के लिए। तो प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ये एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थ्रो हुआ है अभी आपके सामने, जिसपे कि क्वेश्चन एकेडमिक में भी कई बार पूछे जाते हैं, स्कूल टीचर्स भी पूछते हैं, हु सेड इट? प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। नो डाउट हम सेल की बात कर रहे थे, रेफरेंशियली मैंने आपको प्रोटोप्लाज्म बताया कि इसमें मिसिंग है, इसलिए ये लिविंग नहीं है, और प्रोटोप्लाज्म ही बेसिस होता है। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, प्रोटोप्लाज्म फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये लाइन कही थी हक्सले ने। तो हक्सले ने कहा प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, तो इसलिए ये पॉइंट मैंने मेंशन किया। तो ये डेड सेल था, सेल वॉल थे। थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क में उन्होंने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से एक सेल का डिस्कवरी किया। इसको कॉम्पिटिटिव हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं, एक नाम यहाँ पे सिंपली जोड़ रहा हूं मैं। ये जो कॉर्क था, क्योंकि जितने भी डाइकोटिलिडनस प्लांट होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं और उनमें मैक्सिमम सभी में कॉर्क बनता है। जितने भी डाइकॉट प्लांट होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो एक सर्कमफेरेंस बढ़ाते हैं ना ईयर बाई ईयर, उसी को कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, और उसमें वो कॉर्क भी बनाते हैं।
जिसकी डिटेलिंग हम कभी बाद में पढ़ेंगे एनाटॉमी वगैरह में। तो बहुत सारे प्लांट से यानी कॉर्क मिल सकता है, ट्री से कॉर्क मिल सकता है, लेकिन ये कॉर्क कौन सा था? तो एक होता है कॉमर्शियल कॉर्क। कॉमर्शियल कॉर्क मतलब हर एक ट्री का कॉर्क ऐसे वुडन स्टॉपर के तौर पे यूज नहीं हो रहा, किसी की ज्यादा वैल्यू है उसको उसी पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कॉमर्शियल कॉर्क की। वो जो कॉमर्शियल कॉर्क है जिसका एक पतला स्लाइस उन्होंने लिया, वो ऑक ट्री से ऑब्टेन होते हैं। ऑक ट्री, इसको कि हम क्योंकि कॉर्क इससे मिलता है, कॉर्क ऑक नाम से भी जानते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसको हम क्योंकि कॉर्क इसका कॉमर्शियल यूज करते हैं, कॉर्क ऑक नाम से भी जानते हैं। तो रॉबर्ट हुक, एक क्वेश्चन हुआ 1665 कब डिस्कवर हुआ। एक उन्होंने क्या देखा था, एम्प्टी कैबिनेट से हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। तो यहां पे हमने लिखा हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। इसके थ्रू डिस्कवरी क्या हुआ था, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर से डिस्कवर हुआ था ये सेलुला, डेड सेलिक। और वो कॉर्क किसका था? तो फिर हमने बात की कि वो कॉर्क ऑक नाम के एक ट्री का कॉर्क था। और साथ ही साथ यहां लिखा नहीं है, लेकिन हम लोग बात कर रहे थे उनके सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से उन्होंने ये डिस्कवर किया या फाइंड आउट किया। ये जो इंफॉर्मेशन है रिलेटेड विद दिस डिस्कवरी ऑफ सेल, अब ये इंफॉर्मेशन उस समय का अभी हमारे पास कैसे है? वो तो नेट का भी टाइम नहीं था कि इंफॉर्मेशन डाला सीधा नेट पे अपलोड कर दिया, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गए। तो एक रिसर्च जर्नल, एक बुक का नाम हमें मिलता है। शायद ये बुक, ये नाम जो है एनसीईआरटी में भी प्रोवाइडेड है, और एकेडमिक ही नहीं कॉम्पिटिटिव में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि डिस्कवरी ऑफ सेल का जो लिटरेचर पब्लिश हुआ था ये कहाँ हुआ था। तो ये सारा लिटरेचर पब्लिश हुआ माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया नाम के एक रिसर्च बुक में, एक रिसर्च जर्नल में ये पब्लिश हुआ। तो कई क्वेश्चन हमको यहाँ मिलते हैं कि ये लिटरेचर कहाँ पब्लिश हुआ था, और बाकी क्वेश्चन जो मैंने ऑलरेडी पहले 1 से 2 बार रिपीट कर दिए हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा सेल का बिगिनिंग से होता चला जा रहा है ये। इस पे हमें जो 10th लेवल तक पढ़ते हैं उससे बहुत चीज़ें आगे जुड़ती चली जाती हैं। डिस्कस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें चीज़ों को, क्योंकि अभी आप लोग आज यहाँ से शुरुआत कर रहे होंगे, तो मैं एकदम उसको रिच नहीं करूँगा। कुछ और बातें तो हम लोग कॉम्पिटिटिव के हिसाब से इसको थोड़ा बहुत बढ़ा लेंगे। तो आगे हम बात करते हैं लिविंग सेल की डिस्कवरी के बारे में। व्हेन एंड बाय होम द फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड, कब लिविंग सेल पहला डिस्कवर हुआ और किसने किया। तो एक और इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट नेम हमें मिलता है। मेमोराइज करने का आसान तरीका, दोनों साइंटिस्ट के नाम में हुक मिल रहा है हमें, ठीक है। तो पहले हम बात कर रहे थे रॉबर्ट हुक की, और अब शायद आप कनेक्ट कर पाए हो, हम बात कर रहे हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक की, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। तो फर्स्ट लिविंग सेल की जो डिस्कवरी है वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक नाम के साइंटिस्ट ने की, और ल्यूवेनहुक ने भी अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से, सेल का स्टडी किया। उनका एक आदत रहा, एक हैबिट रहा कि जब उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया, हम लोग भी क्या करते हैं, एक इंटरेस्ट होता है बच्चों के दिमाग में खास तौर पे कि इस चीज़ को माइक्रोस्कोप में देख लो, इसकी डिटेलिंग देख लो, इसको बढ़िया लगेगा, इन चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट होता है। तो ल्यूवेनहुक ने क्या किया, ल्यूवेनहुक ने बहुत सारी चीज़ों को पॉन्ड वाटर का स्लाइड बना लिया, कर्ड का कोई स्मीयर स्लाइड पे लगाया उसको देख लिया, या सिंपली ब्लड का कोई स्लाइड स्मीयर लगा के उसको देख लिया। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को इस तरह से देखना शुरू किया। तो ही वॉज द फर्स्ट, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक सबसे पहले थे हु ऑब्जर्व अमीबा, हु ऑब्जर्व पैरामीशियम, ऑफ कोर्स इन पॉन्ड वाटर। तो अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, जब मैं बात कर रहा था जैसे कर्ड वगैरह, तो वहाँ बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया एज वेल एज यीस्ट, दीज काइंड ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, या यूं कहें सिंगल सेल हैं अलग अलग टाइप के, ये सबसे पहले ये लिविंग सेल किसने देखे, ल्यूवेनहुक ने देखे। तो डेड सेल जो डिस्कवर हुआ था पहला, वो रॉबर्ट हुक नाम वहाँ पे आया। पहला जो लिविंग सेल डिस्कवर हुआ वहाँ पे हमें नाम मिला एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। ल्यूवेनहुक को जो ओल्ड माइक्रोबायोलॉजी है उसका फादर भी बोल देते हैं, क्योंकि काफ़ी माइक्रोब्स देख लिया ना इन्होंने। माइक्रोस्कोप की मदद से जिन लिविंग बीइंग को हम देख पाते हैं उनको क्या कहा जाता है, माइक्रोबियल या माइक्रोब्स। तो ये माइक्रोब्स उन्होंने देखे, एक तरीके से फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी हो गए। तो पहला लिविंग सेल इन्होंने डिस्कवर किया। इसके अलावा अभी हम आगे अगर बात करते हैं सेल में, लिविंग सेल के बारे में, तो सेल के थोड़ा साइज वगैरह की अगर हम बात करें,
तो एक दो पॉइंट और यहां पे अभी हम ऐड कर रहे हैं अर्ली में। क्या आप में से कुछ लोग जानते हैं स्मॉलेस्ट सेल? शायद, तो शायद जानते हैं, तो मैं क्लियर कर रहा हूं उसको। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा जिसको कि हम शॉर्ट में एक पहले पीपीएलओ, ठीक है, ये नाम चलता था, माइकोप्लाज्मा नाम बाद में दिया गया। तो जो स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट सेल, जब भी कभी क्वेश्चन आ रहा होता है स्मॉलेस्ट सेल या स्मॉलेस्ट लिविंग बीइंग, क्योंकि एक ही सेल का वो लिविंग बीइंग है और वो स्मॉलेस्ट सेल भी है, तो स्मॉलेस्ट सेल और स्मॉलेस्ट लिविंग बीइंग, इसमें हम माइकोप्लाज्मा एक ऑर्गेनिज्म का नाम आता है जिसको कि पहले पीपीएलओ भी कहते रहे। पीपीएलओ, अगर ये टर्म आपको पूरा क्लियर नहीं है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि सबसे पहले कैटल्स को जब न्यूमोनिया हुआ तो उनके लंग्स में जो फ्लूइड था वहां ये ऑर्गेनिज्म मिले थे, तो वहां से ये नाम आया है, क्योंकि न्यूमोनिया मोस्टली बैक्टीरिया से कॉज होता है और ये अदर देन बैक्टीरिया न्यूमोनिया करने वाले ऑर्गेनिज्म थे, तो नाम आया है इनका प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और बाद में फिर माइकोप्लाज्मा कहा गया। तो स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट लिविंग बीइंग, और एक और चीज मैं जोड़ दे रहा हूं इसमें, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट। हालांकि अभी हमने प्रोकैरियोट यूकैरियोट को यहां पे स्टार्ट नहीं किया है, बट ये टर्म भी आप शायद 10 से समझते हैं, तो इसलिए मैंने एक पॉइंट और बोल दिया, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट। तो तीन क्वेश्चन का ये सेम आंसर हम लोगों को मिलता है, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट, स्मॉलेस्ट लिविंग बीइंग और स्मॉलेस्ट सेल, पीपीएलओ। नाउ व्हेन कम टू द बिगेस्ट सेल, जब सबसे बड़े सेल की बात आती है, तो एनसीईआरटी में भी आपके प्रोवाइडेड है, ऑफ कोर्स ये भी प्रोवाइडेड है, और ये भी कि ऑस्ट्रिच सेल, ऑस्ट्रिच समझते हैं आप, फ्लाइटलेस बर्ड जिसको कि हम शुतुरमुर्ग के नाम से भी जानते हैं, ऑस्ट्रिच एग, दिस इज द बिगेस्ट सेल। और ऑफ कोर्स ये एनिमल किंगडम से एक बर्ड का एक एग की हम बात कर रहे हैं, तो दीज काइंड ऑफ सेल, ये एनिमल किस तरह के नेचर के होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये। तो यूकैरियोटिक सेल में बिगेस्ट सेल वो ऑस्ट्रिच सेल, और बिगेस्ट सेल ओवरऑल तो वो ऑस्ट्रिच एग। इसी तरह से प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट सेल ओवरऑल, तो ये हो जाता है माइकोप्लाज्मा, और बिगेस्ट में हमने यहां पे नाम लिखा है अभी ऑस्ट्रिच एग, बिगेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग। डिटेलिंग काफी हो सकती है, क्वेश्चन के टाइप कई तरह से बन सकते हैं, जैसे अभी मैंने यहां पे फिर अपने को रेस्ट्रिक्ट किया है ऑस्ट्रिच का, क्योंकि ऑस्ट्रिच आप एनिमल किंगडम में पढ़ने वाले हो, क्लास एव्स में, फाइलम कॉर्डेटा में, तो इसका साइंटिफिक नेम भी कई बार लिंक करते हुए क्वेश्चन बन जाता है, तो उसको मैं यहाँ पे अभी छोड़ रहा हूँ, आप लोग बाद में देखेंगे। तो इस तरह से लिविंग सेल की डिस्कवरी, स्मॉलेस्ट सेल, बिगेस्ट सेल की अभी हम बात कर रहे थे। अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा इमेज बचपन से बना हुआ है कि सेल में न्यूक्लियस होना चाहिए, ये कोई कंपल्शन है, तो शायद आगे बात आई होगी, क्लियर हुई होगी धीरे धीरे कि हाँ कुछ बगैर न्यूक्लियस वाले प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। न्यूक्लियस को क्यों दिमाग में बिठा लेते हैं हम, क्योंकि हम मान लेते हैं वो तो कंट्रोलर है या मास्टर है, उसके बगैर तो सेल होगा नहीं, और अगर उसके बगैर सेल है तो फिर वो डेड होगा। तो ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी कभी वो मास्टर ऑर्गेनली एब्सेंट होता है, हो सकता है शुरू में रहा हो, यंग स्टेज में रहा हो, लेकिन लेटर ऑन वो एब्सेंट हो जाता है, फिर भी सेल कुछ समय तक उसके मेटाबॉलिज्म बने रहे, वो रन करता रहा, वो लाइवली रहा। जस्ट एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, लाइक द इरिथ्रोसाइट्स। ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड आ गया, क्योंकि शायद 10th में हम लोग ये नाम इस तरह से नहीं सुनते, आप लोग सुनते हो आरबीसी, उस आरबीसी को ही मैंने अभी बोला है इरिथ्रोसाइट, जिसको कि आरबीसी को भी मैं फुल फॉर्म कर रहा हूं रेड ब्लड सेल्स, पहले बोल रहे थे रेड ब्लड कॉर्पसल्स, तो दोनों तरह से रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल या इरिथ्रोसाइट, ये साइंस में उसका नाम हो गया। तो न्यूक्लियस के बगैर ये लिविंग सेल होते हैं। शायद आजकल बहुत सारे आप नोटबुक्स के लास्ट में भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ते हैं ना, तो आपने पढ़ा होगा कि जो आरबीसी होते हैं 90 to 120 डेज इनका लाइफ स्पान होता है, लेकिन इट इज अमेजिंग फैक्ट दैट ओनली द इमेच्योर आरबीसी हैव द न्यूक्लियस, नॉट द मैच्योर। केवल इमेच्योर आरबीसी में ही न्यूक्लियस होता है और उसके बाद वो न्यूक्लियस के बगैर हो जाते हैं। तो हमें सेल मिल सकते हैं बगैर न्यूक्लियस के लिविंग, हमें सेल मिल सकते हैं न्यूक्लियस के साथ में लिविंग, और हमें सेल मिल सकते हैं जिनमें न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं है, न्यूक्लियस एब्सेंट भी नहीं है, जिनमें हमें मिलता है न्यूक्लियोइड यानी प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल एक हुए जिनमें न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज नहीं है, यूकैरियोटिक सेल एक हुए जिनमें न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज्ड है, और बाकी भी और अदर फीचर मिलते हैं जैसे मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली,
ठीक है, तो वो लिविंग मिल सकते हैं हमें। और हमें यूकैरियोटिक सेल में कुछ जिनमें अब मैच्योरिटी पे न्यूक्लियस नहीं है बट स्टिल लिविंग, वो भी मिल सकते हैं। तो सेल बड़े डाइवर्सिफाइड होते हैं, बहुत सारे उनके टाइप्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास हैं सेल में डिस्कस करने के लिए। तो जैसा मैंने आपसे कहा, बात करने के लिए हमारे पास ये टॉपिक पे और हर एक टॉपिक पे काफ़ी कुछ है, और चीज़ों को समय के साथ साथ अपने आप अनफोल्ड होने दिया जाए तो बहुत बढ़िया। तो फिलहाल अभी इस टॉपिक को आगे स्ट्रेच हम नहीं कर रहे, लेकिन आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके पास आने वाले हैं। जैसे मैं कुछ एक हिंट दे के आज छोड़ रहा हूं ताकि आप अगले क्लास के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर होकर बैठ सकते हैं। नो डाउट सभी पहले भी 10th लेवल पे भी प्रोकैरियोट यूकैरियोट का डिफरेंसेस पढ़ के आए हैं। नो डाउट आप एकेडमिक में कुछ ना कुछ 5 से 6 डिफरेंस तो लिख के आते ही हैं। आप लिख के आते हैं, अगर प्लांट सेल एनिमल सेल भी आ जाए तो भी आप प्रिपेयर करके आते हैं, कितने डिफरेंस लिख के आएंगे। बट कैन यू बिलीव इट कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में एज मच एज 15 to 20 ये बड़े बेसिक डिफरेंस हैं या बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस हैं जिन पे कॉम्पिटिटिवली बहुत कुछ आगे पॉसिबिलिटीज बनती हैं। और इसी तरह से प्लांट और एनिमल सेल में जब हम डिफरेंस की बात करते हैं, देयर आर 20+ डिफरेंस, 15+ फॉर प्रोकैरियोट यूकैरियोट। मैंने आपको बोला डिफरेंस तो और भी होंगे, लेकिन हम जब इसको पढ़ेंगे तो कम से कम हम 15 या 20 डिफरेंस प्लांट सेल एनिमल सेल में पढ़ेंगे। और पढ़ते हुए हम इस वे में उसको पढ़ेंगे कि हम साथ साथ मेमोराइज भी करते चले जाएं। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप उसे ये इजी वे में मेमोराइज कर सकते हैं। हमें रटना नहीं होता कि 20 डिफरेंस है, एक ये था एक ये था, फिर रैंडमली कोई याद आ गया, फिर कोई दूसरा याद आ गया। हमने उसके लिए कुछ तरीके बनाए हैं कि किस वे में हम पहले 4-5 इकट्ठे, फिर अगले स्टेप पे फिर 3-4 डिफरेंस इकट्ठे एकदम सीक्वेंस में ला सकते हैं और श्योर हो सकते हैं कि हाँ हमें पूरा टॉपिक पता है। इस तरह से आप एकेडमिक के लिए काफी मजबूती से अपने टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। आपके स्कूल के कोई भी फॉर्मेटिव असेसमेंट एग्जामिनेशन, जो भी यूनिट टेस्ट जो भी हैं आपके, आप उसे प्रॉपर वे में टैकल कर पाएंगे। तो साइटोलॉजी नहीं, सभी यूनिट में ऐसा ही रहेगा। आप अगर ये आज वीडियो बहुत अच्छा लगा आपको तो आप इसको लाइक करेंगे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको उन आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियोस के जिनमें हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, जो हमें यही नहीं कॉम्पिटिटिव में आगे अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आप किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर करो। आप वेटनरी साइड जाना चाहते हैं, आप फार्मा साइड जाना चाहते हैं, बी फार्मा साइड, तो यूपीटीयू बी फार्मा, आप किसी भी साइड जाना चाहते हैं, तो अगर बायो एस्पेक्ट से आप डिटेल स्टडी चाहते हैं तो इस तरह के और लेक्चर्स आपको कमिंग टाइम में मिलते रहेंगे। तो आप इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। और आप अपने साथ और भी जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको एक जेनरसली शेयर करें कि ये लेक्चर्स यहाँ पे इस तरह के आपको मिल रहे हैं और वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक्स।